नमस्कार सभी को। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा से पाठ 8, जो कि कविता एक है। उसका कविता का शीर्षक है धानों का गीत। तो उसका संपूर्ण पाठ का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ और अभ्यास कार्य लेकर तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। और कविता जो है वो आप अपने उससे देखिए, पुस्तक से। तो संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा की पाठ 8 से धानों का गीत नामक पाठ से लिया गया है। इस गीत के रचयिता कवि केदारनाथ सिंह हैं। और प्रसंग में लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसान के माध्यम से प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण करते हुए बादलों का आवाहन किया है। भावार्थ देखिए, ये धान से बादल जरूर। कवि कहता है कि किसान प्रसन्न होकर बादलों से कह रहा है कि तुम आना अवश्य। मेरे खेतों में धान उगेंगे, प्राण उगेंगे, अर्थात मुझे प्रसन्नता होगी जब मेरे खेतों में धान की फसल अच्छी होगी। चंद्रमा की चांदनी धान की बालियों पर पड़ेगी तथा सूर्य का प्रकाश सूखी रेत की बालियों पर। सुनी सुनी राहों से एक पुकार सुनाई देगी, संध्या गीली आंखों से बुलाएगी और बांसों के पेड़ झुके दिखाई देंगे। भोर में लहलहाते हुए धान के खेत दिखाई देंगे। बादल तुम आना अवश्य, क्योंकि इस सब के लिए पानी आवश्यक है। क्योंकि फसल अच्छी होने के लिए पानी का होना अत्यंत आवश्यक है, और जो कि बादलों के द्वारा संभव है। इसीलिए कवि बादलों का आवाहन कर रहा है, अर्थात उन्हें बुला रहा है। दूसरा है धान कपेंगे जरूर, और ये संदर्भ प्रसंग आपका पूर्ववत रहेगा। इसका अर्थ देखिए, कवि कहता है कि धान खेतों में हवा के संस्पर्श यानी स्पर्श से छूने से लहराएंगे, प्राण कपेंगे, अर्थात प्राणों में भी आनंददायी हवा का स्पर्श होगा। बादलों आना जरूर। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और सांझ गिरने पर कनेर के फूल लहलहाएंगे। ज्वार और धान की फसलें पूजा के लिए तैयार हो जाएंगी। धान दिया जलाने वाले समय पर पककर लहलहाएंगे, किंतु इस फसल को तैयार होने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। इसीलिए बादलों तुम आना अवश्य। तुम्हारे आने से ही हमारे खेतों में धान पकेंगे और उनके पकने पर हमारे प्राण प्रसन्न होंगे। हे बादल तुम अवश्य आ जाना। अब देखिए गीत से, अब ये जो है आपका आगे अभ्यास कार्य है, और इसे आप अपनी पुस्तक से देखिए। पहला प्रश्न है, बादल का स्वागत कौन कौन और कब कर रहे हैं? तो बादल का स्वागत चंदा, सूरज, सूखी रेत, सूनी डगर, झुके हुए बांस तथा किसान भोर सांझ दिया की बेला पूजा की बेला में कर रहे हैं। अब देखिए निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में। तो इसका भावार्थ है, चंद्रमा की चांदनी धान की वालियों तथा सूरज सूखी रेत में प्रकाशित होगा। संध्या पुकारेगी गीली खड़ियां भोर हुए धन खेत। संध्या की आंखें गीली हो जाएंगी, भोर में धान के खेत में बूंदे दिखाई देंगी। अब इसमें ये जो है काले पेन से लिखा था, यहाँ पर नीले पेन से लिखना चाहिए था, जो कि मैंने काले से लिख दिया। आप अपनी कॉपी पर नीले से लिखिएगा, क्योंकि उत्तर नीले से लिखा जाता है और प्रश्न काले से। अगला देखिए, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे धान दिए की बेल। प्रातःकाल पूजा के समय ज्वार और संध्या को दिए जलने की बेला में धान लहलहाएंगे। धान को प्राण क्यों कहा गया है, समझाकर लिखिए। तो धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि धान भोजन रूप में प्राणों का आधार है। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, और धान पकेंगे कि प्राण कपेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे से क्या आशय है। इन पंक्तियों का आशय उगने, लहलहाने तथा पकने से है, यानी फसल के तैयार होने। पकने का अर्थ फसल के तैयार होने से है।
आप देखिए भाषा की बात, मानवीकरण। बादल आना जी डगरिया पुकारेगी, चंदा को बांधेंगे। तो ये क्या है? मानवीकरण है। अब इसमें तद्भव और तत्सम दिए हैं, तो इसे देखिए। श्वेत खेत का क्षेत्र, चंदा का चंद्रमा, सूरज का सूर्य, प्राण का प्राण, ढरे का ढले, सांझ का संध्या, डगरिया डगरिया यानी पथ, रास्ता, अघड़ियाँ आँखें, दिए दीप, सूखे शुष्क। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास कार्य भी पाठ 8 का पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।